अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आज फिर आपके पास हाजिर हुआ हूँ एक और वीडियो लेके। बेसिकली एक और वीडियो तो नहीं है, लेकिन एक पिछली वीडियो है जिसका पार्ट हमने छोड़ा था, उसी को आगे अब देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि वो बंदे ने जो रिसर्च की थी। वीडियो का टाइटल है जी रियलिटी ऑफ क्राइसिस इन पाकिस्तान, जो कि एक बंदे का नाम है नितेश राजपूत, उसने वो वीडियो बनाई थी। तो मतलब जो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि काफ़ी सारी रियलिटीज़ हैं, जिसमें से आर्मी का होल्ड है पिछले कोई ऑलमोस्ट जब से पाकिस्तान बना है 75 ईयर्स से। और फिर उसके साथ साथ क्या उसे कहते हैं, अमेरिका का उसमें क्या रोल रहा है, चाइना का क्या रोल रहा है, और वो लोग कैसे पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, और किसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स थे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की वजह से अमेरिका के क्या बेनिफिट्स थे, अभी चाइना के क्या हैं, और चाइना को जो है वो पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी देखी थी, और उसी का आगे पार्ट है, जिसमें से लास्ट टाइम जो हमने छोड़ा था वो आई थिंक आईएमएफ पे वो बात करने लगा था, और बाकी और चीज़ों पे इस तरह, और सी पैक के ऊपर वो बात की। उसने उसने बताया कि ये किस तरह आर्मी कंट्रोल कर रही, कैसा पैसा कमा रही है। फिर उसमें एक मेन चीज़ जो उसने बताई थी कि जो सी पैक है वो चाइनीज़ किस तरीके से सारा कुछ घूम घुमा के अपने ही पास ला रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर्स उनके अपने, लेबर मोस्टली उनकी अपनी, मटेरियल जो उधर लगेगा वो उनका अपना। तो वो मतलब अपनी ही इंडस्ट्री से प्रोड्यूस करके वो लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी उन्हीं के, सारा पैसा भी उन्हीं का, नाम हमारा यूज़ हो रहा है, लेकिन हैंडलर कमाई वो कर रहे हैं। हम तो उस प्रोजेक्ट से कुछ कमा ही नहीं रहे देखा जाए तो अभी उसी का आगे पार्ट है। तो आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ अपनी बातों से, तो पहले उसकी देखते हैं, फिर जो समझ आएगी उस हिसाब से फिर बाद में डिस्कस करते हैं कि ये क्या सीन क्या है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले काइंडली सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है अभी तक आपने कर दिया होगा। थैंक यू। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC 2015 में बनाना शुरू कर दिया, और ये ग्वादर में भी एक पोर्ट डेवलप कर रहा है। और जितना पैसा चाहिए चाइना बहुत ही आराम से दे रहा है, और पाकिस्तान भी खुश है कि IMF से लोन लेने में बहुत ही ज्यादा झिकझिक होती है और चाइना बहुत आराम से दे रहा है। चाइना ने अभी तक $30 बिलियन से ज्यादा पाकिस्तान को लोन दिया है और कुछ भी वापस नहीं आया। चाइना को भी पता है कि वो पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन में एडवांटेज उसको मिल रहा है। यहाँ वही सेम डेट ट्रैप वाला मॉडल चलता है, सारे वर्कर्स, कंपनीज वगैरह चाइना से ही आएंगे। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इमरान खान ने भी शुरू में अपनी जनता को समझाने की कोशिश की। जो है ये कर रहा है अभी, ये भी जो अभी ये थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि वो देखिए ना, वो सारी कंपनीज, वर्कर्स, मैन्युफैक्चरिंग का जो सामान है वो सारा चाइना से ही आ रहा है। मतलब वो एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं, तो कमाई सारी वही कर रहे हैं। पाकिस्तान के हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा देखा जाए तो। और उसका जब टाइम आया था तो उस टाइम पे उसने काम भी रुकवा दिया था CPEC का, लेकिन इस सब के लिए अब काफी देर हो गई है। देखिए, CPEC से पाकिस्तान के अंदर खूब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, पैसा भी आया, इन सब चीजों से पाकिस्तान खुश होता है और सड़कें भी बन रही हैं, विकास भी हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये एक डेट बेस्ड इकोनॉमी है जो सिर्फ एड्स और लोन के भरोसे चल रही है। IMF ने भी मल्टीपल टाइम समझाया पाकिस्तान को कि CPEC से दूर रहना ही पाकिस्तान के लिए ठीक है। कोई नया नेता आके अगर ये सारी चीजें सही भी करने लगे तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही पहले से चल रहा है और अब एड लेना इनकी मजबूरी बन गया है। जनता वरना PM को ही गाली देने लगेगी। इसको ऐसे समझ लीजिए, किसी के पास मल्टीपल कार्ड है, वो बस इस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट उस कार्ड से कर दे रहा है, कभी दूसरे कार्ड की पेमेंट किसी तीसरे कार्ड से कर दे रहा है। इससे EMI तो बचा ले रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। कर्जा उसके ऊपर उतना ही है, बल्कि इंटरेस्ट और बढ़ रहा है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चल रही है। कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस लोन लेते हैं और उस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लेते हैं। यही रीजन है कि आप देखोगे कि किसी और कंट्री के लिए बेगर वर्ड यूज नहीं होता है, पाकिस्तान के केस में यूज किया जाता है। इनके खुद के PM ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। beggars can't be choosers. देखा जाए, मैं अगले शर्म की बात है। देखिए, पाकिस्तान का जो करंट क्राइसिस है उसने दशकों से जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके ऊपर फोकस वापस से ला दिया है, और इस मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान आर्मी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं इंडियन हूं तो बुराई करूंगा ही। आप दुनिया के किसी भी न्यूज आउटलेट में पाकिस्तान के बारे में पढ़िएगा, आपको पाकिस्तान आर्मी का एग्जैक्टली रोल क्या है वो आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट में जरूरत से ज्यादा खर्च करती है। पिछले साल का पाकिस्तान का टोटल बजट 9,502 बिलियन रुपीस का था, जिसमें से 1,523 बिलियन रुपीस खाली डिफेंस पे गया है। यानी
यानी कि टोटल बजट का 15% से भी ज्यादा। लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो डिफेंस में जाता है। पाकिस्तान आर्मी ने 1947 के बाद आधे से ज्यादा टाइम पाकिस्तान को रूल किया है और इनके पास सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा पावर है। ये लोग उसको ही पीएम बनाते हैं जो इनके हिसाब से चलता है। इनके बिना पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। इसलिए आपने एक वो कहावत जरूर सुनी होगी, बहुत ही फेमस है पाकिस्तान आर्मी के लिए, कि जंग कदे जीती नहीं और इलेक्शन कदे हारिया नहीं। ये देखिए इतने सारे मेडल इन्होंने लगा रखे हैं लेकिन उन्होंने आज तक एक भी जंग नहीं जीती है। पाकिस्तान की एक ऑथर है आयशा सिद्दीका, उनकी एक किताब है मिलिट्री आईएनसी। अगर मौका आपको लगेगा तो उसको पढ़िएगा जरूर। पाकिस्तान की आर्मी पूरे देश का पैसा कैसे घुमा रही है, इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल कर रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें बताया। आपने कभी सुना है कि कोई आर्मी कपड़े, साबुन, तेल ये सब बेचती हो? ये दुनिया की अकेली आर्मी है जो सीमेंट, कपड़े, मीट, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट ये सब बेचती है। इनकी आर्मी पाकिस्तान की रियल एस्टेट को कंट्रोल करती है और हर जनरल को रिटायरमेंट के बाद प्लॉट पे प्लॉट मिलते हैं। पाकिस्तान आर्मी की नेट वर्थ 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। इनकी आर्मी के अगर टॉप 100 ऑफिसर्स की वेल्थ का अंदाजा लगाया जाए तो 35,000 करोड़ से भी ज्यादा की वेल्थ है। इनके बच्चे सब बाहर पढ़ते हैं, यूके में इनके घर हैं, जबकि एक आम पाकिस्तानी ये सब सपने में भी नहीं सोच सकता जो ये लोग करते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने फाउंडेशन और ट्रस्ट का एक नेटवर्क बना रखा है जो पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें ओन करते हैं, जैसे फौजी, और बहरिया फाउंडेशन, जिनको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चलाते हैं। इनमें से फौजी फाउंडेशन सबसे बड़ी है। पाकिस्तान के अंदर ब्रेड तक भी मिलिट्री कंट्रोल बेकरी से बनती है। पाकिस्तान के बैंक को भी आर्मी ओन करती है और हैवी इंडस्ट्री का 1/3 और टोटल प्राइवेट एसेट का 7% हिस्सा आर्मी ओन करती है। पहले कमाते हैं और फिर लॉ में अमेंडमेंट करा के अपना फायदा करवाते हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन को इनकम टैक्स से भी छूट मिलती है और इस वजह से इनके सामने जो प्राइवेट कंपनीज है वो इनके सामने टिक नहीं पाती हैं। इनकी आर्मी के पास पावर और पैसा दोनों है। आप कभी नहीं देखोगे कि एक गरीब देश की आर्मी इतनी अमीर है। हर देश की एक आर्मी होती है लेकिन यहाँ पे आर्मी का ही एक देश है। आप बोल सकते हो कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद से भी एक बार चेक करिएगा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जो इससे पहले थे जावेद बाजवा, इनकी वाइफ की जो 2016 में वेल्थ थी वो 0 थी। जब जनरल साहब रिटायर हुए तो उनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़ हो गई। उनकी वाइफ इतने टाइम में ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही थी कि उनकी वेल्थ इतनी हो गई? और अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ को देखा जाए तो 1270 करोड़ हो गई। ये लोग ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं जो इनकी वेल्थ इतनी ज्यादा हो गई है? सैलरी जोड़ दो आप, उसके हिसाब से इतनी वेल्थ नहीं बैठती है, लेकिन उसके बाद भी इतना पैसा आ कहां से रहा है? तो आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। लेकिन ये सारी चीजें क्वेश्चन तब हो पाएंगी जब मीडिया ये सारे क्वेश्चन लेके आए। लेकिन मीडिया और सुप्रीम कोर्ट वगैरह हर जगह इनका कंट्रोल है। मल्टीपल ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इकोनॉमी में पाकिस्तान आर्मी का रोल जो है वो खत्म करना होगा। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर कोई छोटा सा भी एफर्ट होता है तो उसको वहीं पे फेल कर दिया जाता है, उसको वहीं रोक दिया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तानी बिजनेसेस ग्लोबली कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं और इनका जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा आर्मी के जनरल्स, रिटायर्ड जनरल्स को ट्रांसफर होता रहता है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं। इनके पास 50 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें इस्लामाबाद में 16,000 एकड़, कराची में 12,000 एकड़ की जमीन है जो इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिली है। हायर अथॉरिटी में कोई भी हो, जो भी इनके हिसाब से नहीं चलता उसको ये लात मार के निकाल देता है। पाकिस्तान के अंदर आर्मी की हेल्प से ही पीएम बनता है और जब पीएम बन जाता है तो वो आर्मी चीफ के हिसाब से ही चलता है। जनरल बाजवा ने इमरान खान को पीएम बनाया, इसके बदले में इमरान खान ने जनरल बाजवा का टेन्योर एक्सटेंड करवाया। लेकिन दिक्कत तब हुई जब जनरल बाजवा का टेन्योर खत्म हो रहा था और जनरल बाजवा अपने हिसाब से ही अपना आर्मी चीफ रखना चाहते थे। वो सैयद असीम मुनीर को अपना आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। लेकिन इमरान खान के सामने भी दिक्कत थी। उनको ये पता था कि अगर सैयद असीम मुनीर आर्मी चीफ बनेंगे तो अगले इलेक्शन में वो उनको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। इसलिए जनरल बाजवा के खिलाफ जाके इमरान खान ने जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने की वकालत करी। इस सब के बीच में जनरल बाजवा ने इमरान खान को हटा के शरीफ को पीएम बनवा दिया और शरीफ ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया। और ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ये अभी पिछले साल ही हुई हैं और इन सब चीजों की वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई है और ऊपर से 2022 में फ्लड भी आ गया था। 1/3 पाकिस्तान पूरा डूब गया था। करीब $30 बिलियन के अराउंड नुकसान हुआ था जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट्स हो रहे हैं उसके पीछे भी चाइना ही है। इन्होंने सीपैक पे जब काम रुकवा दिया था तो चाइना थोड़ा सा नाराज हो गया था और चाइना ने सीपैक प्लान में जो पावर प्लांट्स थे उनको बंद करा दिया था क्योंकि पेमेंट का कुछ इशू हो गया था। अगर सीपैक पे काम चल रहा होता तो चाइना कभी ऐसा नहीं करता। अब क्योंकि पावर प्लांट की शॉर्टेज है इसलिए बचे हुए पावर प्लांट पे लोड बढ़ गया और पावर कट हो रहा है। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो देश नहीं चल सकता है। अब या तो बाहर से लोन मिले, कोई एड मिले
ले, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई भी नेता आएगा उसकी मजबूरी बन जाएगा सीपेक के ऊपर काम शुरू करवाना। डे बाय डे जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है। पाकिस्तान के अंदर सब्सिडाइज गेहूं लेने के लिए अफरा तफरी मची हुई है, लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े हुए हैं, गेहूं के ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं, और इस वजह से काफी जगहों पे भगदड़ मच गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई लोगों की जान तक चली गई है। पिछले साल जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी तो दुनिया भर के अंदर फूड क्राइसिस आ गया था। रशिया और यूक्रेन मिलकर दुनिया भर का 30% वीट सप्लाई कंट्रोल करते हैं। ये क्राइसिस इतना सीरियस था कि इंडिया को भी अपने यहाँ वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाना पड़ गया था। और अभी भी इंडिया के अंदर ये जो वीट के हाई प्राइसेस हैं ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं। लेकिन इंडिया के पास वीट का बफर स्टॉक था जो पाकिस्तान के पास नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे सोशल अनरेस्ट पैदा हो रहा है। और इनके जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बहुत हालत खराब है उसकी, $3 बिलियन से भी कम पे पहुंच गए हैं, और पता नहीं कितने दिन तक ये टिकेंगे। ये बहुत ही कम अमाउंट है। देखिए, जब भी आप बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो इंडियन रुपीस को उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में चेंज करवाते हैं, क्योंकि आपको वहां की चीजें खरीदनी होती हैं। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो अपने देश में सारी चीजें प्रोड्यूस करती है। अब जैसे गाड़ियां चलानी है, मशीनरी यूज करनी है तो ऑयल की जरूरत होगी। अगर आपकी कंट्री में ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है तो आपको बाहर से एक्सपोर्ट करना होगा, और अगर बाहर से चीजें खरीदनी है तो आपको बाहर की करेंसी की जरूरत होगी। जैसे आप जब किसी देश में जाते हैं तो वहां जाने से पहले अपने पास करेंसी रखते हैं, ऐसे ही कंट्री अपने फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करती है जिसमें वो चीजें रखती है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू होती है, जैसे गोल्ड, यूएस डॉलर, बॉन्ड्स वगैरह, ये सारी चीजें रखी जाती है। अब इन सब की जगह अगर मान लो कि आप पाकिस्तानी रुपये अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब आप मार्केट में जाके पाकिस्तानी डॉलर दोगे तो वो कहेगा कि इसका मैं क्या करूंगा, ये पाकिस्तान के अलावा कोई लेगा नहीं, और पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है वो मेरे किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल और डोंकीज जो है वो बल्क में एक्सपोर्ट होते हैं, तो इसलिए कंट्रीज अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर्स और गोल्ड वगैरह रखती हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो, ताकि देश की जरूरतें डेली बेसिस पे पूरी हो सके। आप सुनते होंगे कि इतने दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा है, तो इसका यही मतलब होता है। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान की हालत एक तो वैसे ही कमजोर थी, उसके ऊपर से रशिया और यूक्रेन की वॉर बीच में आ गई। अब पाकिस्तान के भी जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका जो मेजर हिस्सा है वो ऑयल और गैस प्रोडक्ट खरीदने में जाता है। लेकिन जब से ये वॉर शुरू हुई है गैस और ऑयल के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व एकदम से खत्म हो गए। इंडिया इसलिए बच गया क्योंकि इंडिया को रशिया ने डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल दिया है, लेकिन पाकिस्तान को गल्फ कंट्रीज से महंगे में ऑयल खरीदना पड़ा। अब पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन है, या तो कोई कंट्री इनको लोन दे या फिर कोई एड दे, किसी तरीके से हेल्प करे, या फिर ये IMF के पास जाए। IMF से भी ये लोग 13 बार लोन ले चुके हैं और एक बार भी नहीं लौटाया। एक गवर्नमेंट को लोन देना पूरी दुनिया में सबसे सेफेस्ट माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोन देना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वापस नहीं मिलता। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हो कि लोन तो वर्ल्ड बैंक भी देता है, तो IMF का नाम क्यों आ रहा है, ये वर्ल्ड बैंक से अलग कैसे है, और IMF को क्या पड़ी है किसी देश की जब बुरी हालत है तो उसमें लोन देने की। तो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हम 10 दोस्त हैं और हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम अपनी अपनी सैलरी का 5% जमा करेंगे, और इस फंड को हम तब यूज करेंगे जब किसी के ऊपर दिक्कत आएगी, कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ गई तो हम उसमें यूज करेंगे। इससे होगा ये कि हम 10 के 10 जो दोस्त हैं वो सेफ हो जाएंगे, और कोई मुसीबत आती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो हम सब लोग सेफ हो जाएंगे। इंश्योरेंस भी इसी तरीके से काम करता है। तो ऐसे ही IMF भी काम करता है। इसमें 190 कंट्रीज हैं, अपनी अपनी इकोनॉमी के हिसाब से पैसा कंट्रीब्यूट करती हैं, और जिस कंट्री के ऊपर दिक्कत आती है उसको हेल्प की जाती है। इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आता है IMF के अंदर पैसा देने में। वहीं जो वर्ल्ड बैंक का जो लोन है वो इससे काफी अलग है। वर्ल्ड बैंक का जो लोन होता है वो कंट्रीज अपनी ग्रोथ के लिए लेती हैं। मान लो मेरी एक कंपनी है, अब मैंने सोचा कि कंपनी को ग्रो करना है, मुझे बाकी सिटीज में भी ले जाना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए जो मुझे लोन मिलेगा वो वर्ल्ड बैंक से मिलेगा। और अगर मैं किसी मुसीबत में फंसता हूं तो वो IMF वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, IMF से लोन मिलेगा। कई डेवलप्ड देश भी वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, जैसे इंडिया ने लिया था, लेकिन ये ग्रोथ के लिए मिलता है। जैसे इंडिया ने $245 मिलियन का लोन लिया था, वर्ल्ड बैंक से लिया था इन्होंने रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए। अब रेलवे से जैसे जैसे इंडिया कमाएगा वो उसको वापस कर देगा। ये एक तरह से बिजनेस के लोन की तरह काम करता है। वही IMF की एंट्री तब होती है जब किसी कंट्री का बुरा टाइम चालू होता है, और IMF जो लोन देता है उससे पहले शर्तें रखता है कि लोन तो देंगे लेकिन उससे पहले अपनी कंट्री में आपको कुछ चीजें चेंज करनी होगी। और IMF एक साथ लोन नहीं देता। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि 1 लाख रुपए हैं तो उसको वो 2-3 साल में धीरे धीरे करके देगा, और वो तब देगा जब आप उसके बताए हुए रूल्स फॉलो करोगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर IMF ने ये सारे रूल्स फॉलो करने को बोले हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ये जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किए हैं, और IMF इस बार इनको काफी परेशान कर रहा है लोन देने में। 10 दिन IMF की टीम इस्लामाबाद में रह के चली गई, अभी तक लोन नहीं दिया है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहा है, और इनके जो रूल्स हैं IMF के
पाकिस्तान के लिए उनको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया। आईएमएफ के रूल के हिसाब से पाकिस्तान को गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, इन सब के जो प्राइस हैं उनको बढ़ाने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान उल्टा कर रहा है, उनको सब्सिडीज दे रहा है। और पाकिस्तान की भी मजबूरी, अगर सब्सिडी नहीं देगा तो जो अभी महंगाई चल रही है उससे और ज़्यादा हो जाएगी। तो पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। आईएमएफ ने जो आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जो टैक्स रिपोर्ट है वो भी मांगी है, ताकि पता चल सके कि सारा पैसा जा कहाँ से रहा है। एक गरीब देश में आर्मी कैसे अमीर हो रही है, उस पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है। इसके साथ साथ आर्मी का जो बजट है आईएमएफ उसमें भी कटौती करने को कह रहा है। और यही कुछ रीजन है कि पाकिस्तान की आर्मी आईएमएफ की बजाय बाकी कंट्रियों से लोन ले लेगी, उनसे एड ले लेगी, उनसे जाके पैसे मांग लेगी, लेकिन आईएमएफ को अवॉइड करती है। इस बार भी देखना आपको अचानक से सुनाई में आएगा कि इस कंट्री ने रिलीफ पैकेज दे दिया, क्योंकि जाके अंदर सीक्रेट डील कर लेते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह भी है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इंडिया से रिलेशन सुधरें, क्योंकि तभी ट्रेड होगा, तभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी कभी नहीं चाहती कि इंडिया से रिलेशन सुधरें, क्योंकि अगर इंडिया से रिलेशन सुधर गए तो ये जो हज़ारों करोड़ का बजट लिया जाता है आर्मी के नाम पर, उस पर क्वेश्चन उठेंगे। इसलिए आप नोटिस करोगे जब भी दोनों देश के बीच में कोई ट्रीटी होती है या कोई नज़दीकियाँ आती हैं या कोई बातचीत शुरू होती है तो अचानक से टेररिस्ट अटैक हो जाता है। 2008 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बातचीत करने दिल्ली आए, मुंबई में टेररिस्ट अटैक हो गया। 2016 में मोदी जी पाकिस्तान नवाज शरीफ से मिलने गए, उसके आते ही एक हफ्ते के अंदर पठानकोट में टेररिस्ट हमला हो गया। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हम इंडिया के साथ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर वॉर हुई तो पहले हम न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। जैसे ये बात बोली गई, जैश ए मोहम्मद ने टेररिस्ट हमला कर दिया। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ और इंडिया के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी 1999 में जब लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था इन्होंने, तो जो उस टाइम के आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने बिना अपने पीएम को बताए कारगिल का हमला प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया और बाद में तख्ता पलट करके पीएम को हटा दिया। पाकिस्तान की जो जनता है उसको बहुत ही अलग लेवल पे लूटा गया। इनके जो चीफ जस्टिस है उन्होंने डैम के नाम पे पैसा इकट्ठा कराया। आतिफ असलम जो सिंगर है उन्होंने भी इसमें डोनेट किया था। वो डैम बना ही नहीं और उसका पैसा सारा जेब में चला गया। पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इनका एक सीनियर ऑफिसर था, वो यूरोप में जाके इनका प्लेन ही बेचा है। तो मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है, जितनी भी पाकिस्तान की जनता है, उसको हर तरफ से लूटा जा रहा है। देखिए पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो किसी लोन या फिर किसी एड से नहीं सुधरेगी। लॉन्ग रन में पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो आर्मी से हट के जब चीजें पॉलिटिशियंस के हाथ में जाएंगी तभी सुधर पाएगी। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि कुक्कू एफएम की ऑडियो बुक इंडिया वर्सेस पाक 1971 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, एक बार आप जरूर सुनिएगा, काफी डिटेल में चीजें बताई गई हैं। थैंक यू जी। तो फिर देखा आपने कि क्या सीन है और आर्मी कैसे कंट्रोल कर रही है सारा कुछ। यही वजह है, अभी देखें उसने एंड पे भी वही बोला, और जब ये वीडियो उसकी स्टार्ट हुई थी उस टाइम भी वो यही बातें कर रहा था कि दुनिया तो अपने हिसाब से चला रही है। वो जाहिर सी बात है, हर बंदा जो है वो अपना फ़ायदा देखता है, किसी दूसरे का फ़ायदा थोड़ी देखता है, स्पेशली जो दूसरी कंट्रीज़ हैं। तो हमारी आर्मी ने इतना ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है हर चीज़ पे कि अवाम का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ है। अभी भी जो करंट सिचुएशन आप देख लो कि इमरान खान जो है वो इसीलिए आर्मी से लड़ रहा है कि अवाम को उस हिसाब से रिलीफ मिल ही नहीं रहा, जितना वो रिलीफ चाह रहे हैं, जिस तरह वो रिलीफ चाह रहे हैं तो उस हिसाब से नहीं मिल रहा, जिस वजह से उनके लिए प्रॉब्लम है, अवाम के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो कुछ बातें हैं इसकी जो हैं वो सही भी हैं और मैं बड़ा एग्री करता हूँ उन चीज़ों को, क्योंकि खान साहब जिस तरह अभी लड़ रहे हैं तो वो बेसिकली हर बंदा ही ये बात कर रहा है। मैंने क्या बात करनी, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आर्मी भी हमारी अपनी है सारा कुछ, लेकिन जिस तरह खान साहब लड़ रहे हैं वो बार बार ये कह रहे हैं जी कि इसमें फ़लाँ बंदा इन्वॉल्व है, फ़लाँ बंदा इन्वॉल्व है, इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है इसमें। तो बात वही है कि जब तक सारा कुछ जो है वो पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं जाएगा, पॉलिसीज़ चेंज नहीं होंगी, बजट को जो है वो उसी हिसाब से यूज़ नहीं किया जाएगा कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, तो ऑफ़ कोर्स यही कुछ होगा जो हो रहा है और इसी तरह पाकिस्तान नीचे जाएगा। और रही बात आईएमएफ की, आईएमएफ जिस तरह भी उस बंदे ने भी बात की है, ये नीतीश ने, कि वो तो अपने रूल लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसने रूल इसलिए लगाने हैं कि वो रूल लगाएगा तो इनकम ज़्यादा आएगी गवर्नमेंट के पास, और जब इनकम ज़्यादा आएगी, जाहिर सी बात है जब टैक्सेस लगेंगे तो गवर्नमेंट के पास इनकम ज़्यादा है, तो जब इनकम ज़्यादा आएगी तो फिर वो आईएमएफ जो है वो अपने पैसे वापस ले सकेगा। तो जब तक इनकम नहीं आएगी तो अगर ऑफ कोर्स रिलीफ देंगी गवर्नमेंट तो फिर आईएमएफ कैसे देगा? ये तो हमारी बात मान ही रहा है, हम क्या करें अभी। तो बिल्कुल मैं जो इसने बंदे ने बातें की हैं 100% एग्री तो नहीं करता कुछ चीज़ों से, लेकिन जो तकरीबन सारी बातें हैं ना, आप 90% देख लो तो वो यही वजह है कि आर्मी ने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया हुआ है चीज़ों में, जिस वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है।
बस अभी अल्लाह खैर करे, अल्लाह हमारे मुल्क पे रहमत करे। लेकिन जो सूरत हाल चल रही है, रिज़र्व नहीं है, फॉरेन रिज़र्व जो है हमारे पास वो प्रॉपरली नहीं है, महंगाई और ज़्यादा बढ़ रही है। अभी रमज़ान शुरू हो रहा है, इसमें लोगों और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। हमारी वो वाहद कंट्री है जहाँ पे रमज़ान में चीज़ें बढ़ जाती, प्राइसेस मतलब उनकी बढ़ जाती हैं। दुनिया पूरे में रमज़ान में रिलीफ पैकेज आते हैं, पैकेजेस आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है। पाकिस्तान में काम उल्टा हो जाता है, जो चीज़ 10 की मिल रही होती वो 15 की या 20 की हो जाए। डबल ना भी हो, वो तकरीबन 30-40% प्राइजेज इंक्रीज़ हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। जैसे ही रमज़ान का पहला दिन शुरू होगा, हर चीज़ में स्पेशली वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, खाने पीने की अशिया जो है वो 90% से लेकर 99% तक उनकी प्राइजेज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। आप रेडी वाले से पूछेंगे, वो कहेंगे भाई मेरा क्या कसूर है, मंडी से ये रेट मिला। मंडी वाले से पूछेंगे, वो भाई हमें पीछे से ये रेट मिला। क्यों? हर बंदा खाने पे लगा हुआ, हर बंदे को ये कि मैं खा लूँ। ये बेसिकली दुनिया में यार ये सीन है कि अगर आप लोग, रमज़ान आता है ना तो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ आता है, लोग रिलीफ देते हैं, नहीं यार जिसको नहीं भी मिल रहा उसे भी मिले। लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम ये है कि जैसे ही रमज़ान आता है वहाँ पे सीन ये है कि लूट लो, लूट लो भाई, जितना लूट सकते हो लूट लो। ये एक सीज़न है भाई, सीज़न नहीं लगाना। उनसे पूछो आप, वो सीधा कहेंगे भाई सीज़न नहीं हमने लगाना, यही तो हमारा सीज़न है कमाने का, सारा साल हम कमाते नहीं है, रमज़ान में कमा। भाई अभी किसी के से पूछ लो, वो अपनी जगह सच्चा है और वो 100% सच्चा है। वो कहेगा भाई तुम पागल हो, हमारा यही कमाने के दिन है, क्या करें फिर। और जो ये बात नहीं करेगा वो ये बात करेगा भाई हम क्या करें, हमारा क्या कसूर है, हमें मिला ही इस हिसाब से, पीछे से रेट बढ़ गए, हमने क्या किया। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को इस चीज़ की परवाह ही नहीं है। वो बस एक सरसरी सा पाकिस्तान में वो जुमा बाज़ार, अतवार बाज़ार, रमज़ान बाज़ार ये लग जाएंगे, रमज़ान में रमज़ान बाज़ार लग जाएंगे। उधर जो है वो यहाँ तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं मिलेगी, अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल रही है तो आलमोस्ट वही प्राइस होगी, और वो इतनी लिमिटेड होगी कि सुबह सुबह ही ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई बंदा दोपहर को शाम को जाता है उसे चीज़ नहीं मिलेगी। पहली बात तो चीज़ अवेलेबल ही नहीं होती उधर। तो गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह इन चीज़ों को कंट्रोल करने में फेल है। मार्केट प्राइसेस जो है वो गवर्नमेंट का काम है कि चेक करे, देखे, वो चेक करते हैं। खैर मसला ये ना कि हर बंदा ही शहजादा है, हमारे अफसर भी इसी तरह हैं। वो कहेंगे हम बैठे हैं कुर्सी पे सुकून से, हमें क्या ज़रूरत है जाने की। कोई बड़ा अफसर आगे चेक करेगा तो फिर 5-10 मिनट के लिए हिलेंगे, एक आधे दिन के लिए, उसके बाद फिर वो बैठे मौज मार रहे हैं। बल्कि वो जाते हैं अपनी कमाई के लिए। अपनी कमाई के लिए कैसे? दिहाड़ियों के लिए जाएंगे। हाँ भी तेरी प्राइस ज़्यादा है, चल 2 किलो चीज़ पैक कर दे, नहीं तो मैं तुझे फ़ाइन देने लगा। लो, उन्होंने वो अपनी गाड़ियाँ भरनी है, भर के घर ले जाना। लो, ये वो रमज़ान में है। क्या रोज़े कबूल होने हैं आप लोगों के, इस तरह हराम की कमाई की आप लोग चीज़ें खा रहे हैं। तो लेकिन उनसे पूछ लो, वो कह रहे हैं भाई हम हमसे ज़्यादा हक हलाल की कमाई कोई नहीं खाता। क्या करूं यार मैं, अभी क्या कहूँ इस बात पे, बस अल्लाह हम पे रहमत करे। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।